ठीक। चलिए, आप लोग जो ऐप पे देख रहे हैं और वाईटी पे जो लोग देखे रहे हैं देखेंगे, तो हमारा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का ये मुख्य परीक्षा का जो सीरीज़ है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे आपको पहले पता है कि आपका जो मुख्य परीक्षा है हिंदी साहित्य की, जो आपका मेंस है वो आपका अगस्त में है, ठीक है। और आपका जो प्री है ये आपका कब है, जून में। तो आपके पास जब ये जून हो जाएगा तो आपके पास केवल क्या बच रहा है, सिर्फ जुलाई बच रहा है अगर मोटा मोटा देखा जाए तो। और अगस्त में भी आपका मान लीजिए 10-15 दिन बचेगा। तो प्री के बाद आपको मेंस के लिए कुल कितने दिन मिलने वाले हैं। प्रैक्टिकली अगर आप लोग सोचिए कि प्री के बाद आपको मेंस में कुल कितने दिन मिल रहे हैं। जो बच्चे बार बार पूछते हैं, जो बैच में भी जुड़े हुए हैं और जो आप इसमें वाईटी पे भी पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉल करते हैं आप लोग कि सर मेंस की तैयारी अभी करें नहीं करें। देखिए, मेंस की तैयारी तो आपको अभी से करनी चाहिए। 70% आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए प्री की, और 30% आपको मेंस पे फोकस होना चाहिए भाई। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर आप पीटी निकाल भी लेते हैं, आपका मेंस नहीं निकलेगा, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। तो 70-30 का रेशियो हम लोग बताए थे, लेके चलो अभी से। और जो कॉमन चीज़ें हैं उसको आप कर लो। ऐप पे देख रहे हैं तो आपको इसकी पीडीएफ वहीं पे अटैच कर दी जाएगी। अभी जो मैं पढ़ाऊँगा इसमें एक्चुअली हम क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एक आंसर आपका जो रिसर्च टॉपिक होगा आंसर का, वो तो डॉक्टर अंतिमा में आपको करा ही रही हैं, वो कराएंगे। यहाँ मैं क्या करूँगा, डेली एक मॉडल उत्तर पे आपका डिस्कस करूँगा, जो हैंड रिटन उत्तर होंगे आपके। हम लोग आपको एक सवाल देंगे वीकली, और उसी बेसिस पे जो मॉडल उत्तर होगा उस पर डिस्कस करेंगे। और कुछ बच्चों की कॉपियाँ भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, जो बच्चे भेजते हैं। और जिनको भी भेजना हो भाई, वो हमारे 9450 पे भेज सकते हैं, फ्री में है ये, ठीक है। 3952 इस पे आप चाहें तो अपनी कॉपी भेज सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी है डॉक्टर अंतिमा मैम की, उस मेल आईडी पे भी भेज दीजिएगा आप। कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन करवा दूंगा, उस पर भी आप चाहें तो भेज सकते हैं। मेल आईडी भेज देंगे तो जो 5 बच्चों की कॉपियाँ होती हैं, पहले 5 बच्चों की कॉपी जो होती हैं वो फ्री में चेक हो जाती हैं, उसको हम लोग फ्री में चेक कर देते हैं। बाकी बैच में जो होते हैं वो लिख के भेजते हैं तो उनकी कॉपी चेक होकर मिल ही जाती है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोग हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं और आप अभी से देना चाहते हैं, तुम्हारा हरियाणा का या हिंदी साहित्य का प्री प्लस मेंस का बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी। ये क्लास आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए काम की होगी। नोट्स मिल जाएगा आपको, जो आपका प्री का भी नोट्स मिल जाएगा और आपका इसमें मेंस का भी नोट्स मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, लगभग 14 टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएंगी आपको, जिसमें 10 फुल और 4 फुल लेंथ, 10 आपका सेक्शनल 4 फुल लेंथ है। डाउट सेशन जैसे हम लोग ले ही रहे हैं, डाउट सेशन ही है ये आज वाला सेशन, और प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आप प्री और मेंस दोनों का प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। प्री आपको डॉक्टर अंतिमा मैम, सरोज मैम ये लोग पढ़ा ही रही हैं। मेंस का सेशन डॉक्टर अंतिमा मैम और मैं खुद पढ़ाऊंगा, तो हम लोग यहाँ मिल करके आपको कंप्लीट पैकेज देंगे। तो अगर आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। जिनको भी जुड़ना है हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर लीजिए, या तो एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई। बाकी एक स्क्रीनिंग का स्पेशल बैच है, जो जिसको सिर्फ स्क्रीनिंग की परीक्षा देनी है, जिसकी फीस इस समय 301 रुपये रखी गई है। तो अगर चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। स्क्रीनिंग की जो फीस है 301 रुपये है, निश्चय बैच। और इसमें बहुत जल्दी ही आपका 20 सालों का प्रैक्टिस भी होने जा रहा है। 20 साल का हम लोग इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, PYQs भी कराने जा रहे हैं। तो निश्चय बैच से जुड़ जाइए, बहुत लाभ मिलेगा आपको एग्जाम टाइम पर, ठीक है। अगर आपको किट चाहिए तो हमारा किट भी अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए तो ये एचएन अध्ययन पे आपको जाएंगे तो नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको ई नोट्स ई किट मिल जाएगा आपका। मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं, देखिए, ठीक है। ये एक सेकंड, ये UPSC का ये है आपका हरियाणा सेशन पेपर ई किट, ठीक है। इसमें आपको प्री मेंस का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, यानी कि बुकलेट फॉर्म में, PDF फॉर्म में, और PYQs मिल जाएंगे। तो इसको आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, बहुत मिनिमम फीस में है, कंप्लीट आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। चलिए, हम लोग आते हैं अपने सेशन पे। तो आज का हमारा प्रश्न क्या था और बच्चों ने क्या लिख के भेजा है, उस बेसिस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हरियाणा की तो बहुत सीरियस होकर करिए। जिनका भी UPHSC का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, अगर आप 55 मार्क्स से कम आपके आ रहे हैं, 55 के आसपास अगर आपके आ रहे थे, तो आप करो इंटरव्यू की प्रिपरेशन। उससे कम है तो हरियाणा में लग जाओ, क्योंकि हरियाणा भी अच्छी खासी सीटें हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है।
चलिए भाई, ये एक स्टूडेंट है हमारे, आई थिंक पेड स्टूडेंट बच्चा ही है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग ने एक फॉर्मेट दिया है और ये फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम पे फ्री में है। ये जो आपका फॉर्मेट है ये टेलीग्राम पे हमने इसका फ्री दिया है। 4-5 पन्ने हैं, 4-5 पेज है। इसको आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवा करके पढ़िए आप लोग, मतलब उसी पे लिखिए, क्योंकि ये हरियाणा का ही फॉर्म पैटर्न है। और कोशिश करिए कि इस सेक्शन में मत लिखिए, जो आपका ये हाशिया है इसमें मत लिखिए, ठीक है। एग्जाम में भी आपको इस सेक्शन में नहीं लिखना है। अगर आपको उत्तर भी लिखना है तो यहीं से लिखिए, 1-2 जो भी हेडिंग लिखनी है, तो ये वाला सेक्शन आप लोग छोड़ दिया करिए। ये एग्जामिनर के लिए होता है, वो आपको कॉपी इवेल्यूएट करके आपके मार्क्स वगैरह जो देता है, तो इसीलिए वो सेक्शन बचाया जाता है। और यहाँ पे चाहे तो आप अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ भी, अगर आप अपना नाम नहीं दिखाना चाहते हैं तो कुछ भी अपना नाम या अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ऐप पे वो लिख लीजिए, या XYZ जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेट जरूर डाल दिया करिए भाई। ठीक है, चलिए एक स्टूडेंट है, उनकी कॉपी है, इनकी कॉपी के इवेल्यूएट करेंगे क्या क्या इन्होंने लिख रखा है। सबसे पहले समझेंगे कि प्रश्न क्या है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया है, आप लोग आई थिंक इसको स्पष्ट देख पा रहे होंगे। सुमित्रा नंदन पर एक बार मुझे वॉइस चेक करनी चाहिए, वॉइस आ रही है? ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या। सबसे पहले आपको देखिए एग्जाम में करना क्या होता है। एग्जाम में बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं, और जो हमारे साथ बच्चे जुड़ के लिख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं। उन सारी गलतियों पर फिर डिस्कस कर लूँगा अभी, और पूरा का पूरा जो कमियां आपके अंदर हैं और जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो सब हम लोग यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे करते क्या है कि वो गलत सलत आंसर देते हैं, उनको लगता है कि वो लिख के आगे तो उनको नंबर मिलेगा। बार बार कहता हूँ कि ये आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं है। प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, कि प्रकृति चित्रण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में सवाल आया, 10 मार्क्स का ये सवाल है, ठीक है। लगभग आपको 200 शब्दों में इसका आंसर जो है लिखना है, 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, और सुमित्रा नंदन के प्रकृति चित्रण पे बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देना होता है एक इंट्रोडक्शन। देखिए मैं बता देता हूँ कि आपको पैटर्न क्या अपनाना है। इसी पैटर्न पे अगर आप चलेंगे तो ही कल्याण होगा भाई। अपने मन से कुछ भी मत करिए, जितना बताया जा रहा है उसको फॉलो करने का प्रयास करिए। अपने मन से कुछ भी मत करिए, अपने मन से कुछ भी मत करिए। जैसे आपका मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न आ जाता है, अगर आपका मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, कोई भी प्रश्न आपके सम्मुख आता है तो आपको करना क्या है। कोई भी प्रश्न आता है, सबसे पहले उसको आपको समझना है कि उसकी डिमांड क्या है, प्रश्न की डिमांड क्या है, वो एक्चुअली पूछना क्या चाहता है, पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप समझ जाइए तो सबसे पहले तो आप इंट्रो लिखिए, उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। मान लीजिए कि पंत वाली क्वेश्चन थी, सबसे पहले पंत के बारे में थोड़ा सा लिखिए, इंट्रो दीजिए कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। या किसी राइटर, मान लीजिए किसी ने प्रसाद के बारे में या पंत के बारे में किसी कवि ने कुछ कहा है, तो उससे भी आप अपना इंट्रो शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंप्रेसिव इंट्रो होता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे इस पर। तो मान लीजिए किसी राइटर ने पंत के बारे में, किसी ने पंत को सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है, तो उससे भी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। फिर आपको आना है मेन बॉडी पे, ठीक है। फिर आपको आना है मेन बॉडी पे, यानी कि जो एक्चुअली में सब आपका जो प्रश्न, आपको उत्तर जो लिखना है। जैसे इनकी प्रकृति चित्रण पे आपको बात करनी है, किस पे बात करनी है, प्रकृति चित्रण पे आपको बात करनी है, ठीक है। ये होता है मेन बॉडी। फिर आपका होता है कंक्लूजन, ठीक है। फिर आपका होता है कंक्लूजन, मतलब 1 से 2 लाइन में आप इसको कंक्लूड कर लीजिए। अतः ये कारण था, ये चीज़ें हैं, इसीलिए पंत को सुकुमार कवि भी कहते हैं। और यहाँ भी आप किसी के राइटर के उद्बंध से या किसी के राइटर के कोटेशन से यहाँ पे आप एंड कर सकते हैं अपने उत्तर को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि
किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने का। तो इस बात को आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बहुत बेसिक सी बात है। सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर समझिए। सबसे पहले आपको समझना है कि एक्चुअली में प्रश्न पूछ क्या रहा है। आपको ये चीज़ें 2 से 3 सेकंड के अंदर समझनी होगी। फिर आपको उसका इंट्रो लिखना होगा, ठीक है। और इंट्रो में मैंने बताया क्या, किसी के भी राइटर के द्वारा अगर पंत के बारे में कुछ कहा गया तो आप लिख सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी, बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका उत्तर और उसके उत्तर से अलग हो जाएगा। और फिर आपको समझना है कि उसकी मेन बॉडी यानी कि क्या उसका डिमांड, जैसे इस क्वेश्चन में क्या डिमांड था, प्रकृति चित्रण का डिमांड था। फिर आपको करना है कंक्लूड, और कंक्लूड भी बहुत छोटे शब्दों में। आप एक बात याद रखिएगा, वर्ड लिमिट आपको याद रख के चलनी भैया। जो आपकी शब्द सीमा है उसको बहुत ध्यान से आपको करना है काम। 200 शब्दों में अगर आपको करना है तो इतना ही शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। अपने मन से नहीं कि आप 2.5-3 पन्ना भरे चेक करने पड़ गए। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सीधा अपने मेन क्वेश्चन पे। देखते हैं इस बच्चे ने क्या लिख रखा है। जिनकी भी कॉपी है वो आई थिंक समझ रहे होंगे। 2-3 बच्चे हैं जो बहुत रेगुलर हैं भाई, बहुत अच्छे तरीके से कॉपियाँ लिखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रकृति चित्रण को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हमने प्रश्न को पढ़ा, हम समझ गए कि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में सवाल में है और उनके प्रकृति चित्रण के बारे में है, ठीक है। तो बच्चे ने उत्तर में लिखा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है। अच्छी बात है। पंत जी का जन्म क्या लिखा है, भूमिंचल प्रदेश, क्या लिख रखा है इन्होंने, भूमिंचल प्रदेश की सुरसमय प्रकृति गोद में हुआ था। पंत जी ने अपने प्रकृति प्रेम के विषय में कहा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति के निरीक्षण से मिली है। उषा, संध्या, फूल, नदी मेरे एकाकी किशोर मन को सदैव अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। देखिए बड़ा ही अच्छा इंट्रो इस बच्चे ने दिया है, जिनकी भी कॉपी है। लेकिन इतना बड़ा इंट्रो अगर आप ना देकर के थोड़ा इंट्रो छोटा रखिए। देखिए आपने जैसे मान लीजिए कितने लाइन में इंट्रो करी है, 1 2 3 4 5 लाइन में इंट्रो नहीं लिखा जाता मेरे भाई। मुश्किल से मुश्किल आपको 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 लाइन में इंट्रो आपको देना है। आप ये लिख सकते हैं, पंत को प्रकृति का सुकुमार कहते हैं। पंत अपने ये सब वही बताना है कि हाँ पैदा हुए थे, वहाँ जन्म लिए थे, ये कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। कहाँ पैदा हुए थे, क्या मतलब, इससे ये लिखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप बिल्कुल मत लिखिए पंत यहाँ पैदा हुए थे, वो अच्छा लगता था। सीधा लिखिए सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उसके बाद लिखिए पंत जी ने खुद ही अपने बारे में कहा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति के निरीक्षण से मिलती है। अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इतनी भी लाइन लिख सकते हैं इनकी। अगर पूरी लाइन मान लीजिए आप किसी भी लाइन को लिख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको आप पूरा लिखें, ठीक है। आप उसको आप चाहे तो उनकी आधी लाइन में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति के निरीक्षण से मिली है, ठीक है। इतना कर सकते हैं। उसके बाद सीधा आ जाइए आप पंत की प्रकृति चित्रण पे, सीधा आप आ जाइए मेन बॉडी पे। अब आलम्बन के रूप में पंत ने आलम्बन के रूप में कैसे प्रकृति को दिखाया है इसकी बताइए। देखिए पंत ने प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण किया है। अब इन्होंने सीधा एग्जाम्पल दी, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इस तरीके से जैसे आपने हेडिंग डाला आलम्बन रूप में, अब आपने इस हेडिंग को यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया कि पंत ने प्रकृति का आलम्बन किस तरीके से किया है। आपने दिखा दिया कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, ठीक है। आई थिंक ये माया है, इसको सही कर लेना। बाले तेरे लाल बाल में कैसे उलझा दो लोचन, किस तरह वो आलम्बन रूप में दिखा रहे हैं प्रकृति को, आपने यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया, ठीक है। अब अगली, कवि पंत को बबूल के वृक्ष पर लटके बया के घोंसले में भी सौंदर्य दिखाई देता है। वह टीले के ऊपर तुम्बी सा बबूल पर सरपत का घोंसला, बया का लटका सुंदर, ठीक है। इस तरीके जो भी बात आप कह रहे हैं अपनी बात का आप स्पष्टीकरण करते चलिए। हवाई बातें आपको नहीं करनी है, यही बात आपको अपने मन में लेके चलना है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उस बात का स्पष्टीकरण आप कैसे करेंगे, उसकी एक पंक्ति लिख के, ठीक है, उसकी एक
पंक्ति लिख कर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है एक उत्तर लेखन में, ठीक है। अब इन्होंने अगला जो हेडिंग डाला उद्दीपन रूप में। उद्दीपन रूप में कैसे किया है? पंत जी को प्रकृति के दृश्य एवं रूप अधिक उद्दीप्त करते हैं। चकवा गंगा के जल में अपने ही प्रतिबिंब को चकवी समझकर उसी ओर उड़ान भरता रहता है। वह कौन बिहग क्या विकल कोक उड़ता, हरने निज बिरह शोक छाया की कोक की बिलोक। ठीक है, तो इन्होंने इस बात का भी स्पष्टीकरण यहाँ पे कर दिया है। कोशिश करिए कि अगर 200 शब्दों का है तो आप 2 से 3 चीज़ों को आप कम से कम दिखाइए। कवि जगत के जीर्ण पत्रों को तुरंत झड़ने को क्या लिखें भाई, झड़ने को कहता है। द्रुत झरने के बारे में इन्होंने लिखा है, झरना, थोड़ा राइटिंग सही से करके चलिए। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे तस्त ध्वस्त हे शुक्र जीर्ण। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टूडेंट ने प्रयास किया है उत्तर लिखने का। अगला जो उन्होंने लाइन डाली वह है मानवीकरण। कैसे इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण रूप में स्पष्ट किया है। प्रकृति को मानवीय चेतना से संपन्न करना ही मानवीकरण है। नौका विहार कविता के माध्यम से गंगा को तनवंगी नायिका के रूप में चित्रण करते हुए कहते हैं, शौकत सैया दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है श्रात क्रात निश्चल। इस प्रकार इन्होंने 3-4 पॉइंट्स में पंत की जो मानवीकरण है प्रकृति का उसको दिखाने का प्रयास किया है। छाया की कविता में श्याम वर्णन वाली छाया को नल द्वारा प्रत्यक्त दमयंती के रूप में भी चित्र किया गया है। आई थिंक इन्होंने इसको आगे लिख रखा है। कहो कौन हो दमयंती सी तुम तरु के नीचे सोई। अगला इनका हेडिंग है कोमल कल्पना के रूप में। कैसे कल्पना में वो प्रकृति को लाते हैं उसको समझिए। पंत जी के काव्य में प्रकृति के सूक्ष्म पक्षों की भी कल्पना है। कल्पना में है कशक्ति वेदना, अश्रु में जीता सशक्ता गान है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। भाषा एवं शब्द चयन में कल्पना झलकती है। धूम धुआरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर। देखिए बहुत बढ़िया लाइन है ये। निष्ठुर रूप में भी इन्होंने प्रकृति को दिखाया है। कैसे? पंत जी ने प्रकृति के सुकुमार चित्रण के साथ साथ प्रकृति के विध्वंसकारी रूप का भी चित्रण किया है। परिवर्तन कविता के माध्यम से इन्होंने एक बता भी दिया कि जहाँ किया है परिवर्तन कविता के परिवर्तन को अत्यंत कठोर बताया है। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही ताड़व नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। ठीक है, मायावी जादूगर के रूप में कवि ने परिवर्तन को सृष्टि का संचालक बताया है। इंद्रजाल सा तुम अनंत में स्वतेत सुंदर, गरज गरज हंस हंस चढ़ गिर। ठीक है, इस तरह इन्होंने 4 से 5 पॉइंट्स के माध्यम से मल्टी डायमेंशन तरीके से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। फिर उपदेशात्मक रूप में भी कैसे हो रहा है, रूप में चित्रित किया है। नौका विहार कविता में जन्म मरण के तटों के बीच संसार रूपी नदी का चित्रण। हे जग जीवन कर्णधार, देखिए हे जग जीवन कर्णधार, चिर जन्म मरण के आधार, शाश्वत जीनो नौका विहार। निष्कर्ष में देखिए इन्होंने जो आपको कंक्लूड किया है, पंत जी ने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण जैसे रूपों का चित्रण किया है। पंत के काव्य में कल्पना भी अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है। डॉक्टर देवराज ने कहा है, प्रकृति पंत की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलंबन है और उनकी वाणी का सहज विषय। पंत ने केवल प्रकृति प्रेमी नहीं, प्रकृति के सच्चे उपासक भी हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड, मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छा उत्तर लेखन है ये। बस इनको थोड़ा अपने शब्द के सीमाओं पे काम करने की ज़रूरत है। और इन्होंने बहुत अच्छा जिसका भी है या जिन्हों भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हर पॉइंट्स को, हर डायमेंशन को बताने का प्रयास किया है। इससे अच्छा उत्तर हो ही नहीं सकता है। कंक्लूजन देखिए इन्होंने कितना बढ़िया किया है, डॉक्टर देवराज ने कहा है। इस हिसाब से जब आप उत्तर को लिखते हैं तो एक सार गर्भित आपका आंसर हो जाता है और पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है और आपको अच्छा नंबर देता है। तो इस तरह से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो ही आपका चयन होना, मतलब हो सकता है, तभी आपका चयन होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा कठिन है। सिर्फ 4 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे, इस बात को आप समझ के चल रहे हैं। तो इस देखिए मैंने बताया था ना आपको जब मैंने अभी शुरू किया। अब इसके बाद मैं जो हमारी टीम ने इसका मॉडल आंसर बनाया है, जो हमारा नोट्स है उसके माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा कैसे उस नोट्स में इस चीज़ को लिखा गया है। ठीक है, चलिए
तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, किसी भी क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, सबसे पहले समझिए कि उत्तर क्या होता है। उत्तर वही होता है जो आपसे प्रश्न पूछा जाए। अच्छा उत्तर क्या होता है? अच्छा उत्तर वही होता है जो पूछा गया है आप वही लिखें। ठीक है, अच्छा उत्तर अगर आप सोचें कि सर अच्छा उत्तर कैसे लिखें, अच्छा उत्तर अगर पूछें कि अच्छा आंसर क्या होगा, तो अच्छा उत्तर वही कहेंगे कि जो पूछा गया है आपसे, जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखें, वही लिखिए बस, इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी जिस बच्चे की कॉपी हम लोग देख रहे थे, इनका बहुत अच्छा उत्तर है, बस इनको क्या करना है, अपने शब्द सीमा पे थोड़ा ख्याल रखना है, शब्द सीमा पे इनको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। ठीक है, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में अपना इंट्रो पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है इनको, जिसकी भी कॉपी थी ये, इंट्रो पे इनको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा इंट्रो, जैसे इन्होंने बहुत 5-6 लाइन के लिए, तो इंट्रो इनको 2 से 3 लाइन में इंट्रो निपटा देना है। ठीक है, कंक्लूजन इनका अच्छा था, कंक्लूजन के भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो मॉडल उत्तर है उसमें इस प्रश्न को कैसे लिखा गया है। ठीक है, बस 1 सेकंड आप लोग रुकिए, मैं उसको मॉडल उत्तर भी खोल लेता हूं। चलिए, आई थिंक ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आई थिंक। एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई। ठीक है, स्पष्ट है। देखिए, ये इसका मॉडल उत्तर है सुमित्रानंदन पंत के कविता से। मॉडल जो आपका सवाल था कि सुमित्रानंदन पंत के प्रकृति चित्रण पे बात जो करनी थी, उसका ये मॉडल उत्तर है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अब मॉडल उत्तर पर डिस्कस कर लेते हैं। एक हैंड रिटन मॉडल उत्तर है, इसको समझिए थोड़ा आप लोग। सुमित्रानंदन पंत, ये जो हमारा नोट्स है, हैंड रिटन जो नोट्स है, उसमें आपको मॉडल उत्तर भी मिला है और ये प्रश्न यूपी पीसीएस में आ चुका है। जो प्रश्न आपको दिया गया था वो यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रकृति के बारे में एक अगर कहें तो उनको सौंदर्य चेतना क्या है, प्रकृति चित्रण एवं सौंदर्यता। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिलती है। उषा संध्या फूल नदी मेरे एकाकी किशोर मन को सदैव अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्रकृति चित्रण का इंट्रो देना हो तो इस इंट्रो को आप लिख सकते हैं, ये इंट्रो में बहुत बढ़िया काम करेगा। ठीक है, अब इन्होंने प्रकृति की बखान कैसे करी है। प्रकृति बखान में आप लिख सकते हैं, नारी सौंदर्य से अधिक प्रकृति सौंदर्यता पे बल देते हैं। ये नारी सौंदर्य से ज्यादा ये प्रकृति के बखान। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो, भूला अभी से ही जिसको। कहने का मतलब है कि कैसे ये नारी सौंदर्य से अधिक इतना प्रकृति में विलप्त हैं कि ये नारी के सौंदर्य को भी छोड़ करके प्रकृति के आगे ये नारी के सौंदर्य को भी त्याग देने को तैयार है। ठीक है, तो ये प्रकृति बखान करके हेडिंग में आप इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो हमारा नोट्स है मेंस वाला, इसमें हम लोग ने बहुत टू दी पॉइंट आपको चीजें दिखा दी है, टू दी पॉइंट डाल दी गई है। जब आप क्लास करेंगे और उस नोट्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इससे बाहर और इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आप समझ के चलिएगा एग्जाम में। फिर मानवीकरण डाल दीजिए, कैसे इन्होंने प्रकृति में मानवीकरण किया है, कैसे प्रकृति को जीवंत बना दिया है। गंगा को एक तनवंगी नायिका के समान बालू के शैया पे थक कर लेटा हुआ चित्र करते हैं कि कैसे गंगा जो है वो बालू के तट पर लेटी हुई है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। ठीक है, प्रसाद जी के विपरीत पंत प्रकृति के कोमल एवं सुकुमार रूप से अधिक मोहित हैं। देखिए कितना अच्छी लाइन है।
उनके काव्य में गर्जन तर्जन झंझा झंकोर नहीं है। वो कहते हैं साधारणतः प्रकृति के सुंदर रूप ने ही मुझे अधिक लुभाया है। पंत जी ने स्वयं स्वीकार किया है, बीड़ा सा ग्राम तक मेरी सभी रचनाओं में प्रकृति सौंदर्य के प्रति प्रेम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। इस चीज को अगर आप चाहें तो कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं। इस चीज को अगर आप चाहें तो कंक्लूजन, जो जैसे बच्चे ने अभी उत्तर लिखा था, अगर वो चाहते ये कह सकते थे पंत ने स्वयं स्वीकार किया है कि बीड़ा से ग्राम तक मेरी सभी रचनाओं में प्रकृति सौंदर्य के प्रति मेरा प्रेम किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। अगर आप चाहें तो इसको कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया आपकी लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। चलिए, प्रकृति, जैसे इन बच्चे ने आपको दिखाई दिया था कि प्रकृति पंत की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलंबन है और उनकी वाणी का सहज विषय डॉक्टर देवराज। तो ये देखिए जो शॉर्ट नोट्स है, ये जो शॉर्ट नोट्स आपने अभी देखा है, इसका कारण ये दिया क्यों गया आपको समझिए। जब आप हमारी क्लासेस कर लेते हैं तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स को 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में पंत से संबंधित परिवर्तन या नौका विहार, पंत के प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इतना जो कंटेंट है एक पेज का, इतना जो एक पेज का ये कंटेंट है, ये आपके उत्तर लेखन के लिए पर्याप्त है, बेस्ट है। इससे ज़्यादा आपको पंत के प्रकृति के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग ने एक जगह सब आपको इकट्ठा करके दे दिया है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से अपने उत्तर को लिखिए। आज की क्लास में इतना ही। आपको क्या करना भाई, प्री और मेंस साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। 70% आप प्री पे ध्यान दीजिए तो 30% आप मेंस पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप मेंस पे ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी प्री के बाद, और इसीलिए आपको अभी से ध्यान देते हुए चलना है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैचेस से तो बैच मैंने आपको बता ही दिया है कि बैच अवेलेबल है, और इतनी कम फीस में हम लोग आपको पढ़ाते हैं। उसका कारण यही होता है कि आप सारे के सारे लोग जुड़ सकें, मैक्सिमम लोग आप लाभ ले सकें। क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार में पढ़ा रहे हैं, और कंटेंट आप जाकर के मैच कर लेना, ना उसमें से कोई चयनित लोग होते हैं, ना उनका कुछ अनुभव होता है। क्योंकि ये जो आपका मेंस है ना, ये आपको वही पढ़ा सकता है जो या तो इस एग्ज़ाम को दिया हो या जिसको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे लोग से आप थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि आपकी अपनी भलाई, ये पैसा तो देखिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मान लीजिए आप 5,000 रुपये 6,000 रुपये देकर पढ़ लेंगे तो पैसा गया तो गया, लेकिन आपका जब समय चला जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप पछताओगे यार कि फालतू पढ़ लिए, ठीक है। तो थोड़ा चूजी बनिए अपने कैरियर को लेकर के। हम लोग आप लोग को जानबूझ के इतना कम फीस रखते हैं। अपनी फीस हम चाहें तो 8,000 10,000 लग के दौड़ के लोग लेंगे। मैं कह रहा हूँ 300 रुपये में पढ़ाते हैं तो 1,000 लोग लेंगे, 8,000 फीस कर देंगे तो सकता 100 लोग लेंगे, 200 लोग लें। तो पैसे की वैल्यूएशन की फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है कि मैक्सिमम बच्चों को हम पढ़ाएं ना भाई। हम इसी लक्ष्य के साथ उतरे हैं पढ़ाने के लिए। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना प्राथमिकता अगर होता तो हम अपने कोर्सेज महंगे रखते। हमारी प्राथमिक लक्ष्य जो है वो है मैक्सिमम बच्चों तक रीच होनी, मैक्सिमम बच्चे हमसे पढ़ पाएँ। अच्छा खराब बेहतर बुरा जिस भी तरीके से आप हैं अपने जीवन में, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए हमारे साथ। क्योंकि हमारी टीम आपको पता है, कोई प्रोफेसर है, कोई JRF है, तो इस तरीके की टीम हमारे पास है। पढ़िए, चयन लीजिए, और आपके चयन में हम आपका बहुत सहयोग करेंगे। इस बात को आप यकीन के साथ पढ़िए, ठीक है। बाकी बैचेस से जुड़ना चाहते हैं और जो अभी मैंने दिखाया वो नोट्स लेना चाहते हैं तो ये वाले किट आप चाहे तो बाई कर लेना। इसमें आपको कंप्लीट 4 बुकलेट का नोट्स मिल जाएगा। आप इसको अपने घर भी मंगा सकते हैं। घर मंगाने के लिए क्या करना है, आप ऐप पे जाइए, ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे बुक्स या नोट्स स्टोर दिखेगा, वहाँ पे आप इसमें जाएंगे। हरियाणा सिस्टम में जो किट ई किट था उसका ये किट फॉर्म है। ये आपके घर में 1499 रुपये में आपके घर पूरी किताब पहुँच जाएगी। 4 की बुकलेट आपको पहुँच जाएगी, तो आप चाहे तो उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको PDF लेना है तो 299 399 PDF मिलता है, आप PDF लेकर के अपने आप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बैचेज चाहें तो आप ले सकते हैं भाई। प्री मेंस दोनों का बैच है और आपकी तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन बैच है। ये बहुत अच्छा बैच है आपकी तैयारी के लिए। यकीन के साथ पढ़िए इस बैच में। इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 399 है। आप चाहें तो इस बैच से जुड़ के हिंदी साहित्य के वैसे पढ़िए, चयन लीजिए यार, आप लोग सिलेक्शन लीजिए, तभी फ़ायदा है इतने कम फीस में पढ़ाने का, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।